Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। पिछली क्लास तक हमने इसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ, फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। फाइंड द वेवलेंथ, द फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट्स। हमें क्वेश्चन में एक लाइट के बारे में बताया गया है जिसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। हम इस डाटा को नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में wavelength lambda is 589 nanometer. Nano means 10 to the power minus 9 मीटर। एयर से ये लाइट वाटर सरफेस के ऊपर गिर रही है और हमारे को पहले रिफ्लेक्टेड लाइट का एनालिसिस करना है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब लाइट एक मीडियम में चलती हुई दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी किसी भी हालत में चेंज नहीं होती। और रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में लाइट उसी मीडियम में जा रही है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। लाइट की वेवलेंथ जितनी है उतनी की उतनी ही बनी रहती है। तो पहली बात तो ये आई कि रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर वेवलेंथ उतनी ही होगी जितनी की इंसिडेंट लाइट की होगी। हेंस फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज सेम 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। दूसरी बात, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। इस फॉर्मूला से न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इस वैल्यू को पुट कर हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तीसरी बात पूछी गई है वेलोसिटी बतानी है, वो तो हम इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये कांस्टेंट है जिसे आपको याद रखना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट पर। फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट, लाइट चाहे रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो या किसी और फिनोमिना को फॉलो करे, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इसलिए जो फ्रीक्वेंसी हमने पहले कैलकुलेट की है रिफ्लेक्टेड लाइट में, या जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है, वही रिफ्रैक्टेड लाइट में भी अप्लाई होगी। फ्रीक्वेंसी विल बी सेम 5.09 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अब इस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे और हम लाइट की वेलोसिटी को भी नोट करेंगे। वेलोसिटी चेंज इसलिए होगी क्योंकि लाइट एक मीडियम एयर से दूसरे मीडियम वाटर में जा रही है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हमें याद रखना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 और 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। इसको कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। इस फॉर्मूले को यूज कर हम वेलोसिटी इन वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू पता है 4/3। दिस c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वी गेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर इसका आना चाहिए 2.256 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन वाटर। तीसरी बात जो हमें कैलकुलेट करनी है वो है वेवलेंथ इन वाटर। दोबारा से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन वाटर। इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें पता है 4/3 और 1.33।
वेवलेंथ इन एयर की वैल्यू हमें पहले से मालूम है 589 इंटू 10⁻�9 मीटर। इनको पुट कर हमको इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इसका आंसर आना चाहिए वेवलेंथ का 442.9 नैनोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 60 डिग्री ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। एक लाइट की रे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट है। कितने एंगल पर इंसिडेंट है? 60 डिग्री पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। ग्लास स्लैब की थिकनेस है 0.1 मीटर और ग्लास स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। वी हैव टू कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। पहले हम इस डेटा को नोट करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is 60 degree and second thing is thickness of the slab is 0.1 meter and refractive index of glass with respect to surrounding air is 1.5। हमें कैलकुलेट करना है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट हम थ्योरी में डिराइव कर चुके हैं। लेटरल शिफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय D is given by T upon cos R into sin I माइनस आर। जो डाटा हमें प्रोवाइडेड है उसमें से हमें थिकनेस की वैल्यू पता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी पता है। आर की वैल्यू नहीं है, तो आर की वैल्यू कैसे आएगी? वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज साइन आई बाय आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू है 1.5। साइन व्हाट इज आई? 60 डिग्री साइन आर। यहां से हम एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से पहले तो हमें साइन आर की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट यू गेट वैल्यू ऑफ साइन आर, देन यूज कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। वी कैन गेट वैल्यू ऑफ कॉस आर और क्योंकि हमें साइन आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, साइन आर इज इक्वल टू समथिंग, यहां से हमें एंगल आर की वैल्यू भी पता लग जाएगी। अब हमारे पास एंगल आर की वैल्यू भी है और कॉस आर की वैल्यू भी है। आई की वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है। सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करिएगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.0512 मीटर। ये मैंने दो न्यूमेरिकल्स और लिखे हैं, आइए इन्हें देखें। पहला न्यूमेरिकल है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively. A ray of light traveling in water is incident on the water glass interface at 30 degree. We have to find the angle of refraction. हमें क्वेश्चन में गिवन है दो मटेरियल्स वाटर और ग्लास और उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and refractive index of glass is 3/2. A ray of light is incident on water glass interface. ग्लास और ग्लास के ऊपर वाटर, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर में और एंटर करती है ग्लास पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से प्रेजेंट किया है और हमें मालूम है साइन आई बाय साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू दिस मटेरियल। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है ये विद रिस्पेक्ट टू एरिया वैक्यूम है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी विद रिस्पेक्ट टू एरिया वैक्यूम है और हमें अगर साइन आई बाय साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल रखना है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होना चाहिए। वी नीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देन वी विल यूज दिस इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मटेरियल, इनका प्रोडक्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मटेरियल। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं।
इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर into glass with respect to water will be equal to refractive index of glass with respect to air. इनमें से दो वैल्यूज हमें मालूम है, हम उन्हें पुट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, of glass with respect to water is unknown and refractive index of glass is 3/2. refractive index of glass with respect to water is 3/2 into, इसे उधर ले जाएंगे, 3/4, that is 9/8. अब इस वैल्यू को उठाकर इधर लाते हैं हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वी हैव कैलकुलेटेड, इट कम्स आउट टू बी 9/8. साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. अब इस एक्सप्रेशन में केवल साइन आर ही अननोन है. पहले साइन आर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देकर हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और आर की वैल्यू आनी चाहिए 26 डिग्री 23 मिनट्स. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर. Apparent depth of a coin at bottom of the tank is 9.4 सेंटीमीटर. Find refractive index of water. पहले पार्ट में हमें कहा गया है एक वाटर टैंक है, उसमें वाटर 12.5 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा गया है. उसकी बॉटम पर एक कॉइन पड़ा हुआ है और कॉइन की हाइट हमें देखने में 9.4 सेंटीमीटर लग रही है. ये कॉइन की रियल डेप्थ है और 9.4 सेंटीमीटर कॉइन की एपरेंट डेप्थ है. पहले पार्ट में हमें पूछा गया है कि मटेरियल का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा इस डेटा से. सेकंड पार्ट में कहा गया है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 अप टू द सेम हाइट, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड. अगर हम पानी को निकालकर उसकी जगह एक दूसरा लिक्विड उस टैंक में भर दें और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.63, तो हमें एपरेंट डेप्थ अब पहले जितनी नजर नहीं आएगी, क्योंकि नया मटेरियल डाला गया है. इस मटेरियल का, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना नहीं है. या तो एपरेंट डेप्थ कम हो जाएगी या एपरेंट डेप्थ कुछ ज्यादा हो जाएगी. हम जिस माइक्रोस्कोप से कॉइन को देख रहे हैं उसको कुछ ऊपर या नीचे करना पड़ेगा. क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितना डिस्टेंस हमें अपने माइक्रोस्कोप को मूव करवाना पड़ेगा. पहले हम पहले पार्ट को हैंडल करते हैं. द रियल डेप्थ इज 12.5 सेंटीमीटर. इन सेकेंड न्यूमेरिकल, depth real is 12.5 centimeter and depth apparent is 9.4 centimeter. We have to find the refractive index of water with respect to air. We know that refractive index of the liquid is real depth upon apparent depth. Real depth is 12.5 and apparent depth is 9.4. So कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.33 आपका आंसर आना चाहिए. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में जो मटेरियल, जो लिक्विड हमने डाला है, उस मटेरियल का, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.63. रियल डेप्थ तो अब भी उतनी ही है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इस लिक्विड को भी उतनी ही डेप्थ तक भरा गया है, उतनी ही हाइट तक भरा गया है जितनी तक पहले पानी था. तो depth real is same, that is 12.5 centimeter. We have to calculate the new apparent depth. दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे. Refractive index of the liquid is depth real divided by depth apparent. Refractive index of liquid in this case is 1.63. Depth real is 12.5 centimeter and depth apparent is unknown. यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो depth apparent आएगी 7.67 सेंटीमीटर. पहले हमें कॉइन 9.4 सेंटीमीटर की डेप्थ पर दिख रहा था. कॉइन एक्चुअल में यहां पर था और इसकी डेप्थ थी रियल 12.5 सेंटीमीटर. बाहर से जब माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे थे तो ये कॉइन हमें यहां पर नजर आ रहा था और इस कॉइन की डेप्थ दिख रही थी 9.4 सेंटीमीटर जब हमने इसको पानी से भरा हुआ था. फिर उसके बाद जब हम इसमें लिक्विड डालते हैं तो हमारे को आंसर मिलता है अब 7.67. यहां पर 7.67 सेंटीमीटर की डेप्थ पर हमें यह कॉइन दिखने लग जाएगा. तो हमें अपने माइक्रोस्कोप को इतना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा. कितना है ये डिस्टेंस? पहले वाली एपरेंट डेप्थ में से नई वाली एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दें.
Hence, movement of the microscope is, पहली अपरेंट डेप्थ हमारी है 9.4 सेंटीमीटर माइनस 7.67 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर कर आएगा 1.73 सेंटीमीटर। और ये डायग्राम से क्लियर है कि ये हमारे को माइक्रोस्कोप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ऊपर को मूव करना पड़ेगा ताकि हम कॉइन को ढंग से देख सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं। अ ग्लास स्लैब इज इमर्स इन वाटर, फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास वाटर इंटरफेस। एक ग्लास स्लैब को पानी में डुबो दिया गया है, ग्लास और वाटर के इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी। हमें वैसे तो मालूम है पर इस क्वेश्चन में गिवन भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 दैट 3/2 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.33 और 4/3। पानी के अंदर ग्लास स्लैब को इमर्स किया गया है, दिस इज ग्लास स्लैब। क्रिटिकल एंगल की कंसेप्ट कब आती है? जब एक लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है और फिर उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिस पर्टिकुलर एंगल के बाद होना शुरू होता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल पर सिचुएशन ये होती है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ बाहर जाने वाली रे इस सरफेस के पैरेलल हो जाती है। और हम ये डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में जब क्रिटिकल एंगल बनता है तब 1/sin c इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम दैट इज ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। यहां पर सराउंडिंग मीडियम कौन है? वाटर। अब हमारे को जो डाटा प्रोवाइडेड है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। यहां कुछ नहीं लिखे होने का मतलब है ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या विद रिस्पेक्ट टू एयर लिए गए हैं। पर अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। देखें, हम इसको यूं लिख सकते हैं, इस डाटा को यूज कर सकते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन, इट इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें नहीं मालूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कम्स आउट टू बी 4/3 इंटू 2/3 दैट इज 8/9। पर हमें यहां क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1/8/9। ये वैल्यू क्या होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अब 1/sin c is refractive index of glass with respect to water. 1/sin c is 9/8 that is 1.125. 0.125. So sin c is 1/1.125 और that is 8/9। यहां से c की वैल्यू या तो हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ 8/9 और अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखें तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी 62 डिग्री 44 मिनट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस whose refractive index is 1.5. The radius of curvature of the surface is 25 centimeter. We have to find number 1 पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नंबर 2 पावर ऑफ दिस सरफेस। हमें क्वेश्चन में कहा गया है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस के बारे में क्या क्या डाटा हमें प्रोवाइड है? इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 है और इस
से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा गया है। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u माइनस 60 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस इज 25 सेंटीमीटर, r इज 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है इसलिए इसका रेडियस पॉजिटिव माना जाएगा। पहली बात हमसे पूछी गई है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मींस इमेज यहां से कितने डिस्टेंस पर बन रही है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। एक रिलेशनशिप इस केस के लिए हम पहले डिराइव कर चुके हैं, वो रिलेशनशिप है माइनस μ1 बाय u प्लस μ2 बाय v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उन्हें हम यहां पर पुट करेंगे। ये मटेरियल जो है ये ग्लास है। स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ म्यू 1.5। इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और सराउंडिंग में एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इस मटेरियल का 1.5 है। वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। फर्स्ट इज 1 अपॉन u इज माइनस 60 प्लस μ2 मटेरियल इज 1.5 अपॉन v μ2 1.5 μ1 इज 1 अपॉन r इज प्लस 25। सारी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी v इज इक्वल टू प्लस 450 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये पता लगती है यहां से कि इमेज यहां से इस पॉइंट से 450 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब ये इधर बनेगी या उस तरफ बनेगी ये पता लगता है हमें इस साइन से, पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज जा रही हैं इमेज उधर ही बनेगी। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रेज इधर को जा रही हैं तो इमेज इसके सेंटर से उस तरफ बनेगी, दैट इज डेंसर मीडियम के अंदर बनेगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहां से हमें आइडिया लग जाता है कि ये ग्लास होना चाहिए तो इमेज हमारी ग्लास के अंदर बनेगी। दूसरी बात हमसे पूछी गई है इस सरफेस की पावर कितनी होगी। पावर का फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 की वैल्यू है हमारे पास 1.5, μ1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय r, r इज 25। इसको सॉल्व कर हमारे को वैल्यू मिलेगी 2 डायोप्टर्स। अब एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, पावर की यूनिट डायोप्टर तब होती है जब बाकी सभी जो वैल्यूज हैं वो ऐसा ही यूनिट में हो, दैट इज मीटर्स में हो। और यहां पर रेडियस हमारा 25 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर आपको ये वाला आंसर मिल पाएगा। आज की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। इन न्यूमेरिकल्स में जिन वैल्यूज को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर सॉल्व नहीं किया एंड तक, उन्हें आप खुद सॉल्व कीजिए और साथ में जो आंसर्स मैंने लिखे हैं वो आंसर्स लाने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा इनसे मिलते जुलते और भी कई न्यूमेरिकल्स को आप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।